एमपी डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परेशानी हो रही है पढ़ने में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत आने वाला हिंदी भाषा शिक्षण। जी हां, वैकल्पिक होता है, इसमें से हिंदी भाषा शिक्षण का ये वीडियो लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले इकाई 2 की। जी हां, इसके पहले ऑलरेडी हम इस विषय का इकाई 1 का वीडियो ला चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, जाके वीडियो देख लीजिएगा। जी हां, और देख लिए तो कंटिन्यू कीजिए और बाकी विषयों की वीडियो देखने के लिए भी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हर विषय का विषयवार वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी है, चेक कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखो और वीडियो लाइक करो। और मैं बता दूं बिना देरी किए कि इस वीडियो में क्या क्या आपको मिलेगा। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस इकाई पर आवंटित अंक की, यानी इसके अंक विभाजन की, कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर के लिए आएंगे, ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की। तो ये विषय है हिंदी भाषा शिक्षण, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसके अंक विभाजन की। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा बता दूं कि अगर आप डिटेल में नोट्स चाहते हैं सभी विषयों के तो पूरा फुल कोर्स आपको मिलेगा। जी हां, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको फुल नोट्स उपलब्ध होंगे बहुत ही कम दाम में, जिसे पढ़कर आप अपनी डीएलएड की परीक्षा में 100% सफलता जरूर प्राप्त करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं इस इकाई के अंक विभाजन को। तो बात करें इसके अंक विभाजन की तो यह इकाई 2 जिसका नाम है हिंदी भाषा के शिक्षण कौशल, यानी हिंदी भाषा सिखाने के लिए जो स्किल चाहिए, जो कौशल चाहिए, जो गुण चाहिए, उसकी बात करनी है इस इकाई में। तो भाई कौशल सीखने वाले बार बार इन्हीं पर सवाल पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना भाई। तो इस इकाई 2 की बात करें तो इसमें कुल अंक आवंटित है 12। कितने अंक आवंटित है? 12। इकाई 2 पर कुल 12 अंक मिलेंगे, यानी एक वीडियो आप देखते हो तो 12 अंक तो हासिल हो गए आपके, भूलिए मत, ठीक है। एक मास के इसमें आते हैं 3 प्रश्न, यानी 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। एक नंबर के 3 प्रश्न एमसीक्यू आएंगे भाई, 3 वस्तुनिष्ठ। फिर 2 नंबर का 1 प्रश्न, यानी अति लघु उत्तर प्रश्न उत्तर कितना आया? 1 आया। फिर 3 मार्क्स का भी 1 प्रश्न आया, यानी लघु उत्तर कितना आया? 1 आया। एक अति लघु उत्तरीय, एक लघु उत्तरीय और एक आएगा दीर्घ उत्तरीय। 4 नंबर का 1 प्रश्न। 4 3 7, 7 2 9, 9 और 3 12। तो ये कुल मिलाकर 12 अंक आवंटित हो गए इस इकाई पर। तो चलो, जब अंक विभाजन की बात हो ही गई है तो अब बात कर लेते हैं इससे सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। तो सबसे महत्वपूर्ण इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है, ये पहले की परीक्षा में डीएलएड की जितनी परीक्षाएं हुई है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष की, उन सब परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और आने वाली परीक्षा में सबसे ज्यादा जो संभावना है इन्हीं प्रश्न उत्तरों की है। तो कौन से हैं वो चलो देखते हैं, समझते हैं। पहला, पठन का अर्थ क्या है? पढ़ने का अर्थ क्या होता है? भाई पढ़ना 2 तरीके से होता है, एक तो बोलकर मुंह से जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, और दूसरा मन के मन में जैसे अखबार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो सस्वर और मौन वाचन, बोलकर पढ़ने को कहते हैं सस्वर वाचन और मन के अंदर पढ़ने को कहते हैं मौन वाचन। तो सस्वर और मौन वाचन यही पठन है। दूसरा, अ का उच्चारण अंग करना। अ का उच्चारण अंग करना कौन सा दोष है? भाई कोई उच्चारण गलत करता है, तो उच्चारण अगर गलत किया जाए तो इसमें जो दोष होता है वो होता है अभ्यासगत। जी हाँ, अ का उच्चारण अंग करना कौन सा दोष है? अभ्यासगत। जी हाँ, अगर कोई गलती आप प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में कर रहे हो, इसका मतलब आपने उस चीज का अभ्यास नहीं किया बोलने का, या फिर अभ्यास करने से आपकी वो गलती दूर हो जाएगी, तो इसे ही कहते हैं भाई अभ्यासगत दोष। ठीक है। तीसरा, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है? जब हम मौन वाचन करते हैं, शांत रह के मन में पढ़ते हैं, तो हमारा मकसद होता है कि हम चुपचाप पढ़कर उसको मन के अंदर ही समझ ले, यानी कि अर्थ ग्रहण कर ले, उसका अर्थ, उसका मतलब जो हम समझ ले। तो मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष है अर्थ ग्रहता, यानी अर्थ को ग्रहण करना, समझना। अगला देखिए, कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान रखा जाता है। जो कविता सिखाई जाती है, जब शिक्षक छात्रों को कविता पढ़ाता है तो किन चीजों का सबसे खास ध्यान रखना चाहिए? भाई सबसे खास ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो कठिन शब्द आते हैं, कविता में आप देखोगे बड़ी कठिन कठिन हार्ड वर्ड्स आते हैं, तो उनके शब्दार्थ में पता होने चाहिए। तो कठिन शब्दों का कठिन निवारण, यही क्या है भाई कविता पढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा ध्यान रखने वाली बात। तो कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान रखा जाता है शब्दों का कठिन निवारण, यानी कठिन शब्दों का निवारण करना, उनके शब्दार्थ बताना। अगला देखिए, भाषाई कौशल में शिक्षा का प्रमुख अंग क्या है?
भाषाई कौशल, भाषा में सबसे प्रमुख सबसे मेन क्या है भाई, श्रवण कौशल, बोलना आना चाहिए, सबसे मेन माध्यम बोलना। क्योंकि हम भाषा जो हमने लिखी, हमने भाषा जो बनाई है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये भाषा की बनाई क्यों है, क्योंकि हम अपनी बात दूसरों को बोलकर बता सके सबसे आसानी से। तो इसलिए श्रवण कौशल सबसे इंपॉर्टेंट है। सुनने वाला, बोलने वाला भाई वाचन कौशल, सुनने वाला भाई श्रवण कौशल। तो भाषाई कौशल में शिक्षा का प्रमुख अंग है श्रवण कौशल। कोई भी बालक, आप देखो छोटा बच्चा जो पैदा होता है, वो साल भर का अगर हो तो पापा मम्मी बोलने लगता है। कैसे बोलता है, क्योंकि उसके माँ बाप उसे सिखाते हैं, बेटा बोलो पापा मम्मी, है ना। वो अपने मन से थोड़ी सोचता है, तो पहले उसे सुनता है, तो सुनने के बाद सीखता है। तो श्रवण कौशल सबसे प्रमुख अंग है भाई भाषा कौशल सिखाने में। अगला देखिए, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप, यानी जो लिखित भाषा उसका लघुत्तम है, छोटा से छोटा रूप। तो सबसे पहले भाई वर्ण होता है, फिर वर्णमाला बनती है, फिर शब्द बनते हैं, है ना। क सबसे छोटा है, अब क से कुछ छोटा नहीं होता, क सबसे छोटा है। फिर कमल, क म ल, तीन मिलकर उससे बड़ा हो गया शब्द, कमल खिलता है, वाक्य हो गया पूरा, फिर पूरा निबंध बना देंगे। तो आप समझ जाइए कि भाई लिखित भाषा का सबसे लघुत्तम सबसे छोटा रूप जो है वो क्या है, वर्ण है। अगला देखिए, सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है, स्वर की शिक्षा दी जाती है। सर्वप्रथम जो बालक होता है उसे कौन सी शिक्षा दी जाएगी, स्वर की। भाई अ आ, अनार का, आम का, यही तो पढ़ाते हैं ना। डायरेक्ट उसे सेंटेंस वाक्य थोड़ी पढ़ाते हैं, उसे डायरेक्ट निबंध तो नहीं पढ़ाते ना सीधे सीधे। उसे हम पहले स्वर सिखाते हैं, फिर व्यंजन सिखाते हैं, फिर मात्राएं सिखाते हैं, 12 खड़ी सिखाते हैं, फिर शब्द रचना सिखाते हैं। तो सबसे पहले बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है भाई, स्वर की शिक्षा दी जाती है। अगला देखिए, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप क्या है, वर्ण है। भाई लिखित भाषा का लघुत्तम रूप क्या है, वर्ण है। रिपीट हो गया है, देख लीजिए, यहां पर 2 बार याद हो जाना चाहिए। तो लिखित भाषा का लघुत्तम रूप वर्ण है। अगला देखिए भाई, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का प्रमुख आधार क्या है। बाल्यावस्था में, जब बचपन में होते हैं बाल्यावस्था में, तो उस वक्त जो भाषा सीखना होता है उसका प्रमुख आधार क्या है भाई, अनुकरण करना, यानी फॉलो करना, सीखना। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो पहले आप उसको लिखोगे या पहले सुनोगे भाई, सबसे पहले तो सुनोगे ना। तो भाई अनुकरण करना, सुन के फॉलो करना, जो जैसा बोल रहा है वैसा ही बोल दो सुन के। तो ये भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या है, अनुकरण करना। अगला देखिए, मौन वाचन से क्या आशय है। मौन वाचन का मतलब होता है भाई मौन रहकर, चुप रहकर, यानी बिना बोले पढ़ना। मौन वाचन से क्या आशय है, बिना बोले पढ़ना। तो यहां पर हो गए कुल 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, आपको याद हो जाएगा। रिवाइज इसलिए कर रहे हैं, स्किप मत करो भाई, क्योंकि रिवाइज इसलिए करेंगे क्योंकि हम याद हो जाए आपको, अलग से कोई किताब ना पढ़ने, यही के यही पूरा याद हो जाए, एक वीडियो देखकर ही पूरे 12 नंबर मिल जाए। पठन का अर्थ है सस्वर और मौन वाचन। अ का उच्चारण अगर अंक करना दोष है तो कौन सा दोष है, अभ्यासगत दोष है। अगला, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है, अर्थ ग्रहता। भाई मौन वाचन करना है तो मानसिक रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसका अर्थ समझने को चाहिए। अगला देखिए, कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान किस बात का रखा जाता है। भाई जब कविता सिखाते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख ध्यान रखा जाता है कि भाई जो व्यक्ति है वो हमेशा कठिन शब्दों का, जो शिक्षक है वो कठिन शब्दों का निवारण बताए। जैसे छोटे बच्चे जब कविता पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ कठिन शब्द जो मिलती हैं वो उनके अंतर, उन्हें उसे उनका शब्दार्थ नहीं मालूम होता, उसका अर्थ नहीं पता होता। तो कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान रखा जाता है कि शब्दों का कठिन निवारण हो, यानी कठिन शब्दों का निवारण, यानी कि शब्दार्थ लिखाया जाए। अगला देखिए, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग है श्रवण कौशल। भाई भाषा सीखना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे मेन सुनना चाहिए आपको, श्रवण कौशल। लिखित भाषा का लघुत्तम रूप है वर्ण। जी हाँ, जो लिखित भाषा होती है उसका लघुत्तम वर्ण है, सबसे छोटा जो वर्ण है वो क्या है भाई, वो है वर्ण है। लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप वर्ण ही है। सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है, स्वर की शिक्षा दी जाती है। स्वर अनार का, आम का, इमली का, यही सिखाया जाता है। अगला, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप वर्ण है, ये हमने अभी देख लिया। फिर देखिए, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का प्रमुख आधार क्या है। जब बाल्यावस्था में आप होते हैं तो भाषा सीखने के लिए सबसे मेन क्या आना चाहिए भाई, मुख्य आधार है अनुकरण करना। क्या है, अनुकरण करना। अनुकरण मतलब होता है फॉलो करना। तो सबसे पहले कि बाल्यावस्था में भाषा सीखने का जो मुख्य कारण है, मुख्य आधार है, वो है अनुकरण करना। अगला देखिए, मौन वाचन से क्या आशय है। मौन वाचन किसे कहते हैं, जब बिना बोले पढ़ा जाता है तो उसे मौन वाचन कहते हैं, बिना बोले पढ़ाए जाना को मौन वाचन कहते हैं। तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इसमें से आपको 3 आएंगे, 100% गारंटी के साथ लिख के ले लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में से 3 पूछेगा। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अत्यंत अति लघुत्तरीय और लघुत्तर प्रश्न उत्तरों की तरफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से सबसे पहला, सुलेख पर टिप्पणी लिखिए। अभी मैं यहां पर आपको समझाऊंगा, लिखना कैसे अपने शब्दों में आपको खुद देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल के नहीं है, छोटे लेवल के, इनकी जानकारी आप सबको अवश्य होगी, आप लोग बहुत होशियार हो, ठीक है। सुलेख पर टिप्पणी लिखिए। भाई सुलेख यानी कि सुंदर हैंड राइटिंग, जी, उसके ऊपर
जिसे कैलीग्राफी भी कहते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। भाई सुलेख जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। सुलेख से हम अपनी हैंड राइटिंग जिसे कहते हैं, हस्तलिपि जो है उसे सुधार सकते हैं। सुलेख जो है हमें काम काज में मदद करता है। सुलेख से हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है, एक आत्मविश्वास जैसा बढ़ता है। ठीक है, तो ये आप बातें कुछ ध्यान रखेंगे, सुलेख से क्या क्या फायदा क्या क्या नुकसान है लिखेंगे। अगला कि लोकगीतों की क्या विशेषता है। वह लोकगीत जो होते हैं वो लोगों के नजदीक होते हैं, इसलिए उसे लोकगीत कहते हैं। उस गाने को लोगों के द्वारा गाया जाता है, उसे ही लोकगीत कहते हैं। तो लोकगीत की यही विशेषता है भाई। लोकगीत जो है इसमें हमारी भाषा के बोलचाल के कई शब्द जुड़े होते हैं, तो इसे हम ज्यादा अपने आप को संबंधित कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भाई किसी बात भाई लोकगीतों की विशेषता है। लोकगीतों में हमारे समाज का कोई ना कोई उसमें टॉपिक, कोई ना कोई उसमें विषय जुड़ा होता है, उसमें प्रेरणा देने की या फिर उसमें जागरूकता फैलाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। अगला देखिए, श्रवण कौशल को उत्तम बनाने तो उपाय लिखिए। भाई श्रवण कौशल यानी सुनने की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है तो उपाय लिखिए। सबसे पहला तो भाई हम क्या कर सकते हैं, श्रवण कौशल बढ़ाने के लिए हम किसी के एकाग्रचित रहने कह सकते हैं, उसे सावधान की अवस्था में रहने कह सकते हैं कि भाई सावधान होकर सब सुनिए। हम श्रवण कौशल कह सकते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी ना जाए, और जाए तो अपने कार्य से ही जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। श्रवण कौशल में भाई हमेशा शांत वातावरण चाहिए। ऐसा आतंकवादी या दिल दहलाने वाला या फिर घटना विस्फोट वाला ऐसा बवाल नहीं चाहिए, एकदम शांत वातावरण। यानी आपको अच्छा सुनना बनना है, श्रोता बनना है, सुनने की क्वालिटी बढ़ानी है, तो फालतू चीजों से ध्यान हटाना होगा, गैर जिम्मेदार गैर जरूरी चीजों से हटना होगा, ध्वनि प्रदूषण को से बचना होगा, अपने आप को एकाग्रचित रखना होगा, हमारा व्यक्तित्व निखरा हुआ होना चाहिए। तो ही हम क्या कर सकते हैं भाई, श्रवण कौशल यानी सुनने की क्वालिटी को बेस्ट बना सकते हैं। अगला, पठन के समय ध्यान देने वाली बातों को बताइए। भाई पढ़ते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये बताने की जरूरत नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये तो आपको आना ही चाहिए, आप खुद भी पढ़ते हो। तो भाई पढ़ते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है पढ़ते वक्त कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमें क्या फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमें एकाग्रचित होना पड़ेगा, हमें रिलैक्स यानी कि आराम से रहना पड़ेगा ताकि हम उसे सही ढंग से समझ पाए, पढ़ पाए। पढ़ने के समय हमें शब्दों का खास ध्यान रखना है। पढ़ते वक्त हमें शब्दावली के अर्थ और साथ ही साथ आने वाले मेन शब्दों के, मुख्य शब्दों को भी अंतर में पता होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए। फिर उसके बाद मौन वाचन के उद्देश्य देखिए। भाई शांत होकर क्यों पढ़ते हैं, एनर्जी यानी कि ताकत बचानी है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि मौन वाचन से दूसरों को परेशानी नहीं होती है, दूसरों की आजादी बनी रहती है। मौन वाचन से हम बहुत ही जल्दी समर्थ हो जाते हैं पढ़ने में, ज्यादा चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए, 15 प्रश्न उत्तर जो सबसे महत्वपूर्ण है डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सो स्टूडेंट्स, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को जान लेने के बाद आगे बढ़ते हैं कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की तरफ। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक की वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई है, मेरी ये मेहनत आपको जरा सी भी अच्छी लगी है, आपको डीएलएड में परीक्षा तैयारी करने में जरा सी मदद मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, वीडियो आप देख सकते हैं पूरा, लेकिन सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखकर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को इस जरूरतमंद तक पहुंचाने तक, कोई ऐसा जरूरतमंद होगा जो डीएलएड की पढ़ाई करना चाहता होगा, अच्छा शिक्षक बनना चाहता होगा, तो आपके एक शेयर से उस तक वीडियो पहुंच जाएगी, तो आप भी भविष्य में अच्छी दुआ मिलेगी आपको और आप भी एक शिक्षक का कार्य पूरा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो वो है अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं बताइए। अच्छी मौखिक यानी कि ओरल अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है अपनी बातों को प्रदर्शित करना। तो ओरली अगर आप मौखिक रूप से अपनी बातों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो क्या खास बातें ध्यान रखनी होगी। तो लिखना कैसे है, अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। फिर ऐसा डैश देके नंबर 1 स्वाभाविकता। भाई स्वाभाविकता यानी स्वभाव कैसा है, बोलते वक्त स्वभाव, मौखिक बोलते वक्त स्वाभाविकता होनी चाहिए, स्वभाव के अनुरूप बोलना चाहिए। अगला शुद्धता, वाणी में शुद्धता होनी चाहिए। भाई मौखिक रूप से बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन जो है एकदम करेक्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए उच्चारण। अगला स्पष्टता, स्पष्ट बोले आप, ऐसा नहीं कि बोल स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, हमारे शब्द स्पष्ट नहीं हो रहे श्रोताओं को, सुनने वाले को, तो हमारे शब्द जो है स्पष्ट होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको जो बोल रहा हूं वो पूरी स्पष्ट रूप से आप तक पहुंच रही है बात। जी हाँ, तो मैंने शुद्ध तरीके से बोला है, उच्चारण भी अच्छा किया है। बोधगम्यता यानी कि जो बोला गया है बिल्कुल उसी प्रकार उसी भाषा में बताना, बोधगम्यता।
सर्वमान्य भाषा, इस भाषा में बताइए जो भाषा सबके द्वारा पसंद हो, यानी बोलने वाले के भी और सुनने वाले को भी आती हो भाषा। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आप सबको भी हिंदी समझती है, मुझे भी हिंदी अच्छे से समझती है और हम पढ़ भी हिंदी रहे हैं, तो ये सर्वमान्य भाषा में हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। शिष्टता, एकदम शिष्ट तरीके से विनम्रता पूर्वक जो है वो मौखिक वाचन करना चाहिए, एटीट्यूड, गुस्से में नहीं। श्रोताओं के अनुकूल भाषा, श्रोता अगर जिस प्रकार की भाषा समझते हैं उसी प्रकार की भाषा में बोलना होगा, और नहीं तो होगा क्या, सभी लोग यहाँ पर हिंदी समझते हैं और मैं यहाँ अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा मेरे पढ़ाने का, है ना। तो कभी भी जब हम वाचन करेंगे मौखिक, वो श्रोताओं के अनुकूल भाषा होनी चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 17, सस्वर वाचन की गुण लिखिए। सस्वर वाचन यानी कि बोलकर पढ़ना, यहाँ मुंह से बोलकर पढ़ना की कुछ खासियतें होंगी। भाई मुंह से बोलकर पढ़ेंगे तो सस्वर वाचन के कुछ गुण निम्नलिखित दिए गए हैं। पहला कि भाई इसमें शुद्धता होनी चाहिए। दूसरा मुद्रा, किस मुद्रा में आप पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। धारा प्रवाह यानी बिना अटके बोलेंगे। कुछ लोग पढ़ते हैं तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए, तो ये धारा प्रवाह नहीं है। मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए, ये है धारा प्रवाह। तो धारा प्रवाह बोलना चाहिए, लगातार कंटिन्यू बोलना चाहिए, फ्लुएंसी चाहिए। फिर है वाचन शैली, भाई पढ़ने की शैली भी निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर हम गद्य पढ़ रहे हैं, पद्य पढ़ रहे हैं, कविता और कहानी अलग अलग तरीके से वाचन करते हैं। कविता में हमें सुर मिलाना होता है, जबकि वाचन करने में हम सुर नहीं मिलाते, कहानी जैसे पढ़ते हैं वैसे। तो ये इस प्रकार से ये जो गुण हो गए सस्वर वाचन के। अगला प्रश्न देखिए, मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। भाई मौखिक भाषा क्यों सुनाना है, क्यों सिखाना है, तो मौखिक इसलिए बोलना है ताकि सामने वाले को अपनी बात हम बता सके, हमारे शब्द स्पष्ट रहें, अच्छा वक्ता बन सके, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों के सामने मौखिक रूप से प्रकट करने में समर्थता होनी चाहिए। तो इन सब बातों के लिए हम क्या करते हैं भाई, मौखिक भाषा शिक्षण देते हैं हमारा, ताकि हम अपने भावनाओं को और अपने जो भी हम महसूस करते हैं वह दूसरों तक परिचित रूप में पहुंचा सके, इसलिए हम मौखिक भाषा शिक्षण पढ़ाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। 18 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए इस इकाई से। छोटी इकाई है किंतु 12 अंकों की इकाई है। तो ये एक वीडियो जो आप यहाँ पर 17 मिनट की देख रहे हो, ये एक वीडियो आपको क्या कर सकती है भाई, पूरा का पूरा जो है 12 अंक दिलाकर जाएगी। तो ये एक 17 मिनट की वीडियो आपको पूरे 12 नंबर दिलाकर जाएगी। वीडियो एंड तक आपने देख ली है। और तो और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके अगले इकाई की वीडियो जल्दी आ जाएगी, चैनल पर बने रहें। मिस नहीं करना चाहते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, मोटिवेशन है। मुझे आपको दुआ मिलेगी, आप बहुत ही अच्छे शिक्षक बनोगे। मात्र आपको यही कार्य करना है, चैनल के सारे वीडियोस देखते रहना है, डीएलएड की पूरी तैयारी करनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप नोट्स चाहते हैं डीएलएड के, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप फुल डिटेल में नोट्स पा सकते हैं। उन नोट्स को पढ़कर आप डीएलएड की परीक्षा में 90% तक हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत ही मजेदार बढ़िया नोट्स हैं, सुगम नोट्स हैं और बहुत ही कम पैसे में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको न्यूज, फैक्ट, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के आपको लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।